2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ ਜੀ। ਇਹੀ ਝੰਜਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਪਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। के बाद फिर वो आपके सामने प्रेस के सामने रखा जाएगा। सवाल सबसे बड़ा आज ये पैदा हो रहा है कि देखिए 21 तारीख को जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से शरेआम गुंडागर्दी की गई है और शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हमारे किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं और हमारा एक लड़का शुभकरण सिंह जी को शहीद कर दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा हमला किया गया, तो दोबारा हमले के अंदर हमारे 20 के करीब ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई। हमारी वहाँ पे जो एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए बैठे थे हमारे मेडिकल के एक्सपर्ट्स, उनके मेडिकल के कैंप तोड़े गए और वहाँ से हमारे युवा प्रितपाल सिंह जी को पुलिस ने पीटा, उसकी टांगें तोड़ी, उसका सर फोड़ा और उसको बोरी में ऐसे बांध कर लेकर गए हैं जैसे कोई आदमी ना हो, कोई वस्तु बांध कर लेकर गए हैं। और उस सब का घटनाक्रम के ऊपर आज तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और कोई किसी तरह के हमें न्याय दिलवाने के लिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा। उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। इसी के ऊपर आज चर्चा हुई है, पूरा दिन भर चर्चा हुई है। फैसला जो लेंगे वो कल बैठकर, क्योंकि दोनों फोरम आपस में चर्चा करने के बाद वहाँ पे साझा करेंगे विचार चर्चा और उसके ऊपर फैसला जो होगा कल होगा। तो ये क्लियर है कि सरकार अब भी वक्त पे रहते इन बातों को थोड़ा ध्यान में दे। किसानों की मांगे मानना केंद्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। वो केंद्र गवर्नमेंट उस मामले के ऊपर आए और अपनी जिस तरीके से वो हमारे मंत्री जी रोज़ ये बात कह देते हैं कि जी हम तो हमारा तो दरवाज़ा खुला है, बातचीत करने से ही मामला हल होगा। अगर बातचीत करें तो किससे करें, कैसे करें, किस बातचीत की बात कर रहे हो आप? एक तरफ तो किसानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हो, किसानों को मार पीट कर रहे हो और हमारे लड़कों को उठा कर उधर ले जा रहे हो, और दूसरी तरफ अब बातचीत करने की केवल टीवी के माध्यम से कहोगे तो वो तो बातचीत का कोई उचित नहीं बनता। पंजाब गवर्नमेंट को हम ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह का ढील मट जैसा काम करती रही पंजाब गवर्नमेंट, न्याय ना दिलवाया गया तो फिर परसों कोई सख्त एक्शन का हम ऐलान करेंगे। फिर बाद में सरकार ये ना कहे कि किसान ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी होगी, कोई ना कोई सख्त एक्शन करना पड़ेगा, हमें ऐलान करना पड़ेगा। अब अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, ये हमारे साथी पहले हमारे यूपी से भाई साहब हरपाल बिलारी जी ये बात रखेंगे, उनके बाद पांडियन साहब जो तमिलनाडु से आए हैं ये अपनी बात रखेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि ये जो लड़ाई है और जो हमारी मांग है, ये सरकार एक भ्रम पैदा कर रही है पूरे देश के अंदर कि पंजाब के लोग लड़ रहे हैं और कोई पंजाब की मांग है, ये पंजाब की बात करते हैं। ये एमएसपी जो इशू है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधार भाव तय करना एमएसपी का है, वो पूरे देश की लड़ाई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 1 बीघे से लेकर 1000 एकड़ तक किसान की लड़ाई है ये। एमएसपी प्लस स्वामीनाथन रिपोर्ट आधार पर एमएसपी तय होना और कर्ज मुक्ति, जो मुद्दे हमारे हैं। सरकार इसको बहुत चला रही है बैठ के टीवी पर। तो मैं स्पष्ट कर दूँ, वो पंजाब बहुत चिल्ला रहे हैं लोग। पंजाब में और हरियाणा, ये 2 स्टेट ऐसी भारत की, जब इस देश में अनाज पैदा नहीं होता था और बाहर से आते थे और 35 करोड़ की आबादी भूख बढ़ती थी भारत की, पंजाब और हरियाणा ने ही हरित क्रांति लाई। और हरियाणा पंजाब का पूरी विश्व के अंदर आज सेकंड नंबर है धान और पैदा करने में, अमेरिका और चाइना के बाद, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर है अमेरिका। तो अब हम ये क्या चाहते हैं इनसे, ये मांग मानना में ये अलग बात हो गई, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल सरकार कर रही है हमारे किसान साथियों के लिए, खालिस्तानी, उग्रवादी और तमाम भागे इस्तेमाल करें, मैं तो पूछाता हूँ कि अगर यही भाषा आज़ादी की लड़ाई में 121 लोगों को फांसी हुई, 121 में 93 पंजाब के थे, 26 लोग आजीवन कारावास हुई, उसमें 2140 लोग पंजाब के थे। उस सब अंग्रेज भी कह सकते थे बात, अंग्रेज भी कह सकते थे बात हिंदुस्तान के बाकी लोगों से कि पंजाब के लोग ही क्यों लड़ रहे हैं आप, पंजाब के लोगों से कह सकते हो आप क्यों लड़ रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब और हरियाणा के लोग जागरूक हैं, उन्हें अपनी जमीन से ज़्यादा प्यार है, करते हैं, आज तक लीड किया किसानों को। लेकिन इस लड़ाई में पूरा देश इस लड़ाई में साथ है, क्योंकि ये मांग केवल पंजाब की नहीं है, पूरे भारत की मांग है ये। और दिक्कत कहाँ आ रही है, स्टेट यूपी में सरकार डबल इंजन की है, हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है कि ये आंदोलन ना फैले। उत्तर प्रदेश में 21 तारीख को हम चले वहाँ जत्था लेकर, गजोला में डिटेन किया, वहाँ से हम निकल कर आए, हापुड़ में डिटेन किया, रात के 11 बजे तक पूरी पीएससी पूरी फोर्स गिरफ्तार किया और अलग भेजा गया। और एक एक कार्यकर्ता घर पर आप जाकर देख लो, आप ट्राई करा लो, उत्तर प्रदेश में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबके घरों पुलिस बैठी हुई है, सुबह शाम तक डिटेन करके घरों डिटेन कर रखे हैं, गाड़ियों के नंबर ले रखे हैं, ट्रैक्टरों के नंबर ले रखे हैं। मतलब पहली बार हमने देखा है कि ये सरकार ऐसे लड़ रही है जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हो रहा हो किसानों से, इस तरह का इसका व्यवहार हो गया, तानाशाही रवैया अपना रही पूरी तरीके से। तो हम इन्हें बताना चाहते हैं, जितना ये दबाएंगे इस आंदोलन को, जितना ये इसको क्रूर तरीके दबाएंगे, उतना ही आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलेगा और कोई ताकत इस लड़ाई को रोक नहीं पाएगी। ये हम बिल्कुल साफ स्पष्ट करना चाहते हैं। और पंजाब के लोगों की बात अब देखो यहाँ तक आ गए, तो मतलब कितना बड़ा अन्याय हुआ है। एक हमारा सिख जो आईपीएस ऑफिसर है भारत का, एक आईपीएस अधिकारी इस देश का, जिसने वर्दी पहनी भारत के अंदर, किसानों को नहीं कर रखा सकता नहीं है। अगर वो भीड़ को डील कर रहा है बंगाल के अंदर, तो इस बीजेपी का एक विधायक नेता विपक्ष का, वो क्या बोला, यानी पगड़ी से बची उनके, तो उसको खालिस्तानी बोला। उस आईपीएस ने क्या कहा कि तुमने मेरी पगड़ी से ही कहा। आईपीएस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से भाषा पहचानी बात करता है, तो इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दिया, हर एक बता रहे। तो मतलब एक ऑप्शन भी इनके पाकिस्तान लगता है। तो आज लड़ाई किसान नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। इन्होंने पूरा तानाशाही फैला दी, देश के अंदर फैला दी है। जो लड़के आंदोलन करेंगे भारत के अंदर, तो टुकड़े गैंग बोले को नहीं है। कर्मचारी आंदोलन करेंगे, ये अर्बन नेक्स्ट लाइट है। किसान आंदोलन करेंगे, वो पाकिस्तानी और खालिस्तानी है। ये इनका ट्रेंड बन चुका है, जो आतंकवादी है। तो साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, सबकी हमारी आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई में सबका सहयोग करें आप, हम लोग। अगर ये नहीं रुका मामला, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, ये सबको मारेंगे। इन्होंने जवान मारे, अग्निवीर मारे, इन्होंने पहलवान मारे जंतर मंतर पर। अब हमारे एक भर्ती निकली अभी पुलिस की भर्ती 60,000 लोगों की, 200 करोड़ रुपये जमा कराया उन्होंने भर्ती में एक गरीब बच्चों से, और लीक कराई पर्चा। और जब विरोध किया इलाहाबाद में तो लाठी बजाएंगे, बस लड़के विरोध करेंगे तो लाठी बजाएंगे। 11,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों से फार्म में भर्ती करा दिया, फार्म पर फीस लेकर बैंकों में ले गई है। और एक नौकरी लेके दी भी, नौकरी मांगोगे लाठी बजाएंगे, न्याय मांगोगे लाठी बजाएंगे, हम न्याय मांगे ये लाठी बजाएंगे। इनकी आदत पड़ गई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा
कि हम यहाँ हैं, परसों तय करेंगे, साथी भर बैठे हुए हैं, ये लड़ाई रुकेगी नहीं और इस लड़ाई को जीतेंगे हम। हमारा नारा सिर्फ ये है, लड़ेंगे और जीतेंगे। जो चाह कर ले अभी है, जितना चाह कर ले अभी है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं हम। बस मैं ही कर चाहूँगा। पांड्यन जी, हाँ, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश? नो, तमिल बोलो बोलो। அனைவருக்கும் வணக்கம். பிரதமர் மோடி கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு டெல்லியை விவசாயிகள் பேரணி சென்று நீதி கேட்கிற ஒரு போராட்டத்தை துவங்கியிருக்கிறார்கள். துப்பாக்கியால் சுட்டு சுப்ரமணியன் சிங் என்கிற இளைஞர் இறந்திருப்பது ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இந்தியாவிற்கு தலைகுனிவு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இன்றைக்கு பிரதமர் தமிழ்நாட்டில் மதுரைக்கு வந்தார். கோபேக் மோடி அப்படி கருப்பு கொடி காட்டி பிளாக் ஃப்ளாக் ஹாஸ் எகெயின்ஸ்ட் மோடி இன்று மதுரையில் அதை நடத்தியிருக்கிறோம். தொடர்ந்து ரயில் மறியல் போராட்டங்கள், பல்வேறு போராட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் பல இடங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம். இன்று காலையில் திருப்பூர் சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவில் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலும் ஒன்றுபட்டு இந்த போராட்ட களத்திற்கு விவசாயிகள் ஆதரவளித்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு இந்த போராட்ட குழு எடுக்கிற முடிவுகளை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பின்பற்றும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகத்தான் நானும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். கர்நாடகா, கேரளா மாநில பிரதிநிதிகளும் அங்கே இருக்கிற விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து இந்த போராட்ட களத்திலே சங்கமிக்கிறோம். मैं अनिल तिलान जी, उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत थोड़ा ऊंची बोल दे, थोड़ा ये है ना, SKM नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा हैं हम। पूरे देश भर में 100 करोड़ किसानों की आवाज़ पंजाब और हरियाणा से उठी और आज सरकार इस बात को कहती है ये खालिस्तानियों की आवाज़ है, आतंकवादियों की आवाज़ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में आज खालिस्तानी और पाकिस्तानी किसानों को बताया जाता है। इसी सरकार की अगर बात करते हैं, किसानों के नाम पर सिंहासन पर आई हुई ये सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कभी कहा था कि हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला दिन, पहला फैसला किसानों के समस्त कर्जों को माफ़ किया जाएगा, स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, किसान की आमदनी को दुगना किया जाएगा। हिंदुस्तान के किसान ने मोदी की जब इस आवाज़ को सुना तो उनको सिंहासन सौंप दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 21 तारीख में स्वतंत्र भारत में हमारे एक बेटे को की हत्या कर दी गई और इसको हम स्वतंत्र भारत कहें। आज याद आता है कि कभी इस पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग में किसानों को इकट्ठा करके मारा गया था, उनकी हत्या करी गई थी। लग रहा है कि इतिहास फिर से पुनरावृत्ति कर रहा है और आज ये स्वतंत्र भारत में ये सरकार जहां किसानों को दुगनी आमदनी करने का जिम्मा लेती थी, आज किसान को आत्महत्या के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। पूरा देश किसान उसके साथ है। 100 करोड़ किसानों की बात आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर उतना बड़ा है कि जहां 100 करोड़ लोगों को अपना जीवन यापन करने की हिमायत करता है, देश को खाद्यान्न देता है, अच्छी वस्तुओं को पैदा करके हम देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इस सरकार के पास कोई ऐसा कारखाना नहीं है जो 100 करोड़ लोगों को रोजगार दे सके। अगर हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म कर दिया गया तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार सुन ले, इस मंच के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान तबाही के कगार पर चला जाएगा। हिंदुस्तान को कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन आज लगता यह है, जिस तरह से किसान की उत्पाद को सस्ते में खरीदा जा रहा है और पिछले 35 वर्षों से किसान उस सस्ते में मंदे में घाटा उठाकर इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाए हुए है, वो देश के लिए काम कर रहा है। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार रही हो, उसका रवैया इस तरह से कदर खराब हो गया है कि जब सरकार आती है तो किसानों की बात करती है, लेकिन जब सिंहासन मिल जाता है तो इन किसानों पर लाठियां, डंडे और गोलियां चलाती है। ये दुर्भाग्य की बात है। हम इसको स्वतंत्र भारत कहें या परतंत्रता की उस वक्त को याद करें जब यहाँ पर गोलियां चलती थी। आज भी गोलियां चलती हैं। इस किसान के लिए कोई वक्त नहीं सुधरा है। मैं आप लोगों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों से यह जरूर बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन देख सकते हैं कि इस देश के 100 करोड़ों की एक जैसी समस्या है। उसका समाधान अति आवश्यक है। सरकार अच्छी तरह से समझ ले,
अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, परम श्रद्धेय माननीय डल्लेवाल जी ने जिस आवाज़ को उठाया है उस आवाज़ को सरकार अच्छी तरह से सुन ले, और अगर उसको नहीं सुना गया तो इस बात को सुन ले, कांग्रेस 60 वर्षों तक शासन करती है और जब किसानों की नहीं सुनी गई तो आज वो सत्ता में कहीं दिखाई नहीं देती है। 10 वर्षों की सरकार ये ना समझ ले कि उसको सिंहासन पर स्थायित्व तो मिल गया है। किसान जब चाहता है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करता है, और अगर किसानों की बातें नहीं सुनी गई, हमारा सरकार से या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ना दुराव है ना उनसे नज़दीकियाँ हैं, लेकिन उतना अवश्य है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं समस्त लोग, और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों की आवाज़ नहीं सुनी गई, किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सिंहासन किसी का महफूज नहीं रहेगा। और शुभकरण की बात आती है, शुभकरण जैसी हत्याओं को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ पर जो हमारे पुलिस में हमारे बेटे हैं, भाई हैं, मैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान जिस तरह से दोनों को खड़ा कर दिया जाता था, आज उस बात को समझें और उनको समझ लेना चाहिए कि अगर वो गोली चला रहे हैं तो अपने भाई को गोली मार रहे हैं, अपने बेटे को गोली मार रहे हैं। यही कहीं दूसरी जगह पर देखने को मिल सकता है, उनको समझ लेना चाहिए। उनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस देश को बचाने के लिए वो इस अंग्रेजी हुकूमत की तरह इन सरकारों के पिट्ठू ना बने, अपने स्वतंत्र सोच के साथ वो इस बात को देखें कि अगर उनको किसानों पर गोलियां चलानी पड़ती हैं तो निश्चित अपने परिवार पर गोली चला रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अंत में यही कहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अन्य प्रदेशों में इन सरकारों का जो तानाशाही रवैया है, जो क्रूरात्मक इनकी नीतियाँ हैं जो देखने को मिल रही हैं, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश से जब इस आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान घरों से निकला है तो उनको डिटेन किया जा रहा है, उन पर बहुत सौ तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सबको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और अपनी बात कहने का, अपना दर्द सुनाने का अधिकार है। मैं इसी के साथ निवेदन करता हूँ, सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, वक्त रहते हुए वो सुन ले। कहीं ऐसा ना हो कि कभी परतंत्र भारत में जिस तरह से यहाँ सरदार भगत सिंह को पार्लियामेंट में बम फेंककर अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था, इस किसान को भी कहीं ऐसा ना हो कि इस पार्लियामेंट को घेर कर हम शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं। एक बच्चे की हत्या होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर शांति का एक परिचय दिया जा रहा है, सरकार को उस पर सोचना चाहिए और हमको विवश ना करे वो किसी भी तरह से। हम 100% हम बता देते हैं, हम अपनी हत्या बर्दाश्त करेंगे, अपनी आत्महत्या बर्दाश्त करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से हम महात्मा गांधी की संतान हैं, हम अहिंसक रहेंगे, अहिंसक हैं। ये अपना जितना अत्याचार कर सकती हो करे, लेकिन उतना भी हम बता देते हैं कि जो किसान का हक है उसको जिंदा रखने के लिए हम ये लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। तो बाद लगातार मीटिंग हो रही ने उन दिल्ली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਾੜੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ
ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ WTO ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੂਗਾ MSP ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GATT ਹੁੰਦਾ ਸੀ, GATT ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ MSP ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੇ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ WTO ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਉਹੀ 2013 ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਨੰਤ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਪਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ SKM ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ KMM ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝਾਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਕੀਫ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਇਹੀ ਝੰਜਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਟੁੱਟਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੋਟਲ 400 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਫਾਜ਼। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ
ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼